उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम जीन थेरेपी देख चुके थे, जीन थेरेपी वाला पोर्शन हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब होता है किसी बीमारी को जानना, किसी चीज को पहचानना, जानना कि किस कमी से हो रही है, कैसे हो रही है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर हमें किसी चीज को जानना और उसको जानने के बाद देखना कि उसमें क्या कमी हो रही है, उस कमी को कैसे रिपेयर करा जाए, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाए, इट मीन वहां पे कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। तो ट्रीटमेंट जब करते हैं तो उसके पहले की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डायग्नोसिस। जैसे सपोज आप लोग बीमार होते हो, जब कोई पर्सन या इंडिविजुअल, आपने देखा होगा जब कोई पर्सन या इंडिविजुअल जब बीमार होता है, सिक होता है, इल होता है, तो उसमें कुछ सिम्टम्स आते हैं। कुछ क्या सिम्टम्स आते हैं? जैसे कफ, कोल्ड, फीवर, एडिमा, स्वेलिंग, म्यूकस का सीक्रेशन, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज एंड डाउन होना, बॉडी टेम्परेचर कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। तो पर्सन कुछ इस तरह के सिम्टम्स विजिबल होते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा जब आपको सर्दी, खांसी, बुखार होती है, जैसे ही हमारा सीजन चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, परिवर्तित होता है, जब हमारा सीजन, मौसम चेंज हो रहा है तो हमें क्या होता है, कई बार बुखार आ जाता है, सर्दी लगती है, या जब बारिश का टाइम होता है तो उस समय डेंगू, मलेरिया का इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, राइट। तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर सबसे पहले हमारा क्या करता है, यूरिन टेस्ट करता है, यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट करता है, राइट। यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट करता है। ब्लड टेस्ट की पर्सन, डॉक्टर जब हमारा ब्लड टेस्ट करवाता है तो हमें पता लगता है कि जो हमारा ब्लड है, पहला तो ब्लड में देखता है कि ब्लड में जो हमारा हीमोग्लोबिन लेवल है, जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कितना है। आप कहते हैं ना, आप कई बार कहते हैं, आप लोग कई बार कहते हैं, सुना होगा कि भाई मेरा खून तो 12% है, मेरा जो खून है, मेरा जो ब्लड है कितना है, 12%, मेरा खून 15% है, अरे भाई मेरा खून तो 7% ही है। तो खून नहीं है भाई, खून तो सब में सेम ही होता है। खून में जो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है, कंसंट्रेशन है, जो लेवल है वो इतना है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो इतना है। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल ऑप्टिमम रहेगा तो क्या होगा, आपकी ये ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और कैरी करेगा और सभी टिश्यू को ट्रांसपोर्ट करेगा। इसी के द्वारा आपका क्या होगा, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होगा और ब्लड का जो कलर होगा वो रेड होगा। ब्लड सेल फॉर्मेशन होगा और ब्लड का जो कलर होगा वो रेड होगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का हम यहाँ पे लेवल चेक करते हैं कि हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए, मिनिमम 12। ये मेल फीमेल के लिए वेरी करता है। और अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन में क्या है, ब्लड में, सॉरी, हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो ब्लड में क्या है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम है, ऑक्सीजन को कम बाइंड कर रहा है, और कम ही ऑक्सीजन को बाइंड करेगा तो कम ही कैरी करेगा, कम ऑक्सीजन को टिश्यू में पहुंचा पाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं डॉक्टर, हमारे ब्लड
को जब चेक करवाते हैं तो वो हमारे पास NEB कल्चर करवाते हैं। NEB नैप मतलब आपके न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। इनकी रेंज को भी देखते हैं, अगर हमारे पास न्यूट्रोफिल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो मतलब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसे डॉक्टर ने क्या आइडेंटिफाई किया, और यूरिन कल्चर करवाते हैं, जब यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो यूरिन में हमारे पास क्या देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं कि यूरिन में हमारे पास जो है कुछ प्रोटीन का सिक्रेशन तो हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके अलावा यूरिन की जो पीएच होती है वो चेक करते हैं। यूरिन की जो पीएच है क्या है, यूरिन में जो पीएच है कितनी है, और यूरिन में जो मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, आयंस निकल रहे हैं, वो क्या कम अमाउंट में निकल रहे हैं, ज्यादा अमाउंट में निकल रहे हैं। तो इस बेसिस पे डॉक्टर क्या पता लगाता है कि पर्सन को या पेशेंट को जो भी है कि क्या है, वायरल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कोई अदर सिकनेस है, राइट। अदर सिकनेस होती है तो डॉक्टर फिर और आगे चेकअप के टेस्ट लिखता है, फिर आगे कुछ और चेकअप लिखता है और टेस्ट लिखता है, डॉक्टर फर्स्टली क्या करता है, पेशेंट का थर्मामीटर के द्वारा बॉडी टेम्परेचर चेक करता है कि वो कितना आ रहा है। फिर इनको यूरिन और ब्लड को टेस्ट करवाता है, ब्लड टेस्ट करवाता है। तो ब्लड में हमें ये चीजें मेंशन होती है, चीजें देखते हैं कि लेवल कम है, ज्यादा है हीमोग्लोबिन का, सब नैप कल्चर करवाता है, मतलब न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। अगर इनकी कंसंट्रेशन में न्यूट्रोफिल ज्यादा है तो मतलब आपके पास क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इयोसिनोफिल ज्यादा है तो मतलब आपके पास क्या है, वायरल इन्फेक्शन ज्यादा है। और इनके अकॉर्डिंग वो अपना ट्रीटमेंट लिख देता है। और अगर कोई डिजीज ऐसी होती है, कोई ऐसा सिकनेस आ रही है जो इनसे क्या हो रही है, चेक नहीं हो पा रही, जो इन चीजों से चेक नहीं हो पा रही, तो अब डॉक्टर साहब क्या करते हैं, इनके अलावा क्या करते हैं कि अब जो बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारे मोलिक्यूल्स हैं बॉडी में, हमारे बॉडी में मोलिक्यूल्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हम बात करते हैं ग्लाइकोजन और ग्लूकोज। प्रोटीन, जो बात करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स, एंड हम बात करते हैं फैटी एसिड या फैट्स की, फैटी एसिड, लाइपिड्स एक्सेट्रा। तो इन मॉलिक्यूल्स की क्या की जाती है, कंसंट्रेशन चेक की जाती है। इसके अलावा जो हमारे डीएनए है उनको चेक किया जाता है। तो इनके लिए हम बायोमोलिक्यूल्स को चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं।
सेकंड हम करते हैं रेडियोग्राफी। जो कि हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट द्वारा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट द्वारा हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिजीज को फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा कुछ डिजीज ऐसे भी हैं जहाँ पे हमें रिया एंड एलाइजा टेस्ट किया जाता है। रिया और एलाइजा टेस्ट किया जाता है। अब आपको यहाँ पे इन दोनों के फुल फॉर्म याद रखनी। रिया मतलब रेडियो लेबल्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। एलाइजा मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। इन टेक्निक्स का हम मॉलिक्यूलर लेवल पर डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए करते हैं। इसलिए करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए करते हैं। कई बार कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो कि हमें यूरिन कल्चर और ब्लड सेल कल्चर के बाद फाइंड नहीं हो पाती, तो उनको हम चेक करने के लिए उनका पीसीआर करते हैं, उनकी रेडियोग्राफी करते हैं, या उनमें हम एलाइजा रिया टेस्ट करवाते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ डिजीज ऐसी हैं जैसे आपने अभी कोरोना महामारी के टाइम चला, आपने देखा था, इस समय हमारे पास कोरोना हो गया था। इस समय यहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड कोरोना फैल गया था। तो कोरोना को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमने पीसीआर का यूज किया। तो हमने पीसीआर का आरटी-पीसीआर का यूज किया। आरटी-पीसीआर मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, क्योंकि जो कोरोना है वो एक वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी थी जो सार्क फैमिली से बिलोंग करता था। अब इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ा हमें, यहाँ पर हमें पीसीआर टेक्निक का यूज करना पड़ा, क्योंकि इस वायरस को कल्चर करने का हमारे पास तो जो मेथड नहीं था फाइंड करने का, तो इसे हमने पीसीआर के द्वारा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर जो टेक्निक है इसके द्वारा फाइंड करा। इसके अलावा कुछ डिजीज और है जिसे हम बात करते हैं, जो भी हमारे पास वायरल इन्फेक्शन डिजीज हैं, उनकी बात ले लीजिए आप। इसके अलावा हम बात करते हैं एड्स की। इसके बाद अलावा हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। इसके अलावा हम बात करते हैं कैंसर की। तो इनका डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक को यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम पीसीआर, एलाइजा, रिया एंड रेडियोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। क्या होता है, ये कुछ कंडीशन ऐसी हैं, एड्स, टीबी, कैंसर, इनकी कुछ स्टेज होती है। इनकी क्या होती है, स्टेज होती है। इनकी कुछ स्टेज होती है। इनकी क्या कुछ होती है, स्टेज होती है। इनकी क्या होती है, स्टेज होती है। मतलब कौन से स्टेज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इनकी स्टेज होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी।
कई बार क्या होता है कि जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, प्राइमरी लेवल पर हम चेक नहीं कर पाते। प्राइमरी लेवल पर हम चेक नहीं कर पाते क्योंकि कई बार ये डिजीज तो हो जाती है, डिजीज हो जाती है, इनके सिम्टम्स विजिबल हो जाते हैं, पर इन सिम्टम्स को हम टेक्निक के द्वारा देख नहीं पाते हैं। या कई बार डिजीज हो जाती है, सिम्टम्स हमें शो नहीं होते वो, और इंटरनली वो क्या करते हैं, हमारे टिश्यूज को, सेल को डैमेज कर देते हैं। टिश्यू सेल को डैमेज कर देते हैं, जिन्हें कंट्रोल करना अब डिफिकल्ट है। और सेकेंडरी स्टेज जब आते चेक करते हैं तो कई बार क्या होता है, जब हम सेकेंडरी स्टेज में आके चेक करते तो हो सकता है कि वो जो डिजीज है या तो सेकेंडरी स्टेज में आ चुकी है, सेकेंडरी स्टेज को क्रॉस कर चुकी है। अगर वो डिजीज जो है या वो जो भी इन्फेक्शन है, जो भी डिजीज या इन्फेक्शन है, अगर वो सेकेंडरी स्टेज को क्रॉस कर चुकी है, टर्शियरी स्टेज में आ चुकी है, तो मतलब अब यहाँ पर इसका क्योर इम्पॉसिबल है। यहाँ पे क्योर क्या है, इम्पॉसिबल है। और बट सेकेंडरी स्टेज में वो है, मूव कर रही है, और यहाँ पर हमने इसको डायग्नोसिस कर लिया, यहाँ पर हमने टेक्निक के द्वारा डायग्नोसिस कर लिया। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, पर्सन का अब ट्रीटमेंट हम चलाते हैं, उसको मेडिसिन दी जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है, थेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दी जाती है, और डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीन का यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस तरह हम यहाँ क्या करते हैं, इन चीजों को ट्रीट करते हैं। तो डॉक्टर ने पहले क्या किया, सिम्टम्स को देखा सुना, सिम्टम्स को देखा सुना, उसके बाद उसने क्या किया, उनके लिए चेकअप किया। चेकअप को ही हमने यहाँ बोला डायग्नोसिस। और इसके बाद क्या करते हैं, इसको फाइंड करने के बाद यहाँ पर ट्रीटमेंट चलवाता है। ट्रीटमेंट में यहाँ हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। और देन जब उसको कंप्लीट यहाँ पे मेडिकेशन दिया जाता है तो पर्सन क्या हो जाता है, उस डिजीज से क्योर हो जाता है। चलिए यहाँ तक के पॉइंट क्लियर, यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर ना। चलिए तो हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल। हमने ट्रांसजेनिक एनिमल भी बनाए हैं। हमने ट्रांसजीन मतलब ट्रांसजीन एनिमल मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है, फॉरेन या एलियन जीन का यूज करके, फॉरेन या एलियन जीन का यूज करके हमने यहाँ पर न्यू डीएनए या जीन का क्या किया, फॉर्मेशन किया है, या जीन का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। मतलब यहाँ पे हम जैसे हमारे पास ये एक डीएनए है, ये क्या है, एक डीएनए। इस डीएनए में हमें ये चाहिए, ये करना है कि जो इसका ये सेगमेंट है, जो जीन है, एक स्पेसिफिक क्या है, जीन है, ये क्या है, स्पेसिफिक जीन है, ये क्या है, स्पेसिफिक जीन। अब हमें यहाँ पे ये चाहिए कि जो ये जीन है ना, ये स्पेसिफिक प्रोटीन का फॉर्मेशन है। सपोज तो ये डीएनए है, ये डीएनए फंक्शन है, ये डीएनए क्या करेगा, आगे जाकर एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए से आगे जाके हमारे पास क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। परंतु अब हमें यहाँ पे ऐसा जीन चाहिए, ऐसा जीन की यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ पे विटामिन ए का क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके, विटामिन ए का प्रोडक्शन कर सके। तो अब हमें किसी अदर सोर्स से, किसी अदर टारगेट सेल से विटामिन ए के जीन को आइसोलेट करना है, और इस वाले जीन को हटाकर यहाँ पे विटामिन ए वाले जीन को इंट्रोड्यूस करना है। यहाँ पर विटामिन ए वाले जीन को हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। तो विटामिन ए वाले जीन को हमने इंट्रोड्यूस किया बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं।
तो अब हम इस वाले पोर्शन को यहाँ से कट करके हटा देंगे, यहाँ से कट करके यहाँ से कट करके हटा देंगे। कट करा, हटा दिया, हटा देते हैं। तो अब हमारे पास जो नया डीएनए सेगमेंट बनेगा उसमें ये वाला जो है विटामिन ए वाला जीन हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। विटामिन ए वाला जो जीन है वो डाल दिया। अब क्या होगा, जो ये डीएनए है जब ये प्रोटीन बनाएगा विटामिन ए से रिच प्रोटीन होगा। ओके, विटामिन ए से रिच होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, विटामिन ए वाले जीन हमने डाल दी। अब जीन जाएंगे तो जीन का फंक्शन क्या है, जीन के फंक्शन है या तो किसी एंजाइम को एनकोड करे या किसी प्रोटीन को एनकोड करे। मतलब जीन का काम क्या है, जीन किसी न किसी प्रोटीन को बनाएगा। तो जीन जो है ये क्या करेगा, एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। पॉइंट क्लियर। तो हमने यहाँ पर 2 डिफरेंट सोर्स से सेल लेकर और यहाँ पर हमने डीएनए में क्या मैनिपुलेशन किया। डीएनए में जीन में हमने क्या करा है, डीएनए या जीन में हमने यहाँ पे क्या करा, मैनिपुलेशन करा है। क्या किया है, मैनिपुलेशन किया है। और उसके द्वारा हमने यहाँ पर क्या करा है, डिजायर जीन या डीएनए का हमने क्या किया है, फॉर्मेशन किया है। वो हमें क्या चाहिए वो डिपेंड करता है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या, वो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट है कि हमें किसी स्पेसिफिक जीन को यहाँ चाहिए जो किसी न किसी प्रोटीन का फॉर्मेशन करे, या फिर ये जो जीन है डैमेज जीन है, म्यूटेट जीन है। तो डैमेज जीन है या म्यूटेट जीन है तो इसे रिमूव करना है। ये नॉन फंक्शनल जीन है तो भी इसे रिमूव करना है। इसकी जगह हमें फंक्शनल जीन को इंसर्ट करना है। ठीक है, इसकी जगह अगर हम फंक्शनल जीन डालेंगे तो भी हमारा किस में आएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक है। और इन सभी टेक्निक के द्वारा हमने ह्यूमन सोसाइटी के लिए, ह्यूमंस के लिए कुछ बेनिफिशियल वर्क करे हैं। तो हमने ट्रांसजीन के द्वारा ट्रांसजीन मतलब जो फॉरेन जीन है, ट्रांसजीन मतलब जो फॉरेन जीन है, एलियन जीन है, जो आपका फॉरेन जीन है। सपोज करो ये आपकी 2 सेल, सेल नंबर ए और ये सेल नंबर बी, राइट। इस सेल का जो न्यूक्लियस है यहाँ पे डी है और इस सेल का जो न्यूक्लियस है ये यहाँ का डी है। यहाँ पे जो डी है ये विटामिन ए का क्या कर रहा है, तो ये विटामिन B12 का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, विटामिन B12। एग्जाम्पल के तौर पे विटामिन B12। ओके, अब ये जो डीएनए है इसमें ऐसे जीन्स प्रेजेंट नहीं है जो विटामिन B12 का क्या करके फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने इस सेल से क्या करा, इस वाली सेल से डीएनए को आइसोलेट करा और इस वाली सेल से भी हमने क्या करा, डीएनए को आइसोलेट करा। दोनों को हमने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से क्या करा, ट्रीट करा। तो इसके क्या हो गए, फ्रैगमेंट बन गए और इस वाले के भी क्या हो गए, फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम क्या करता है, स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज कर स्पेसिफिक साइट पर क्या करता है, क्लीव करता है। क्या करता है, क्लीव करता है। तो अब हमें ये डिजायर क्या मिल गया, डिजायर सेगमेंट मिल गया। ये क्या है हमारा, ये हमारा है डिजायर सेगमेंट। अब इस वाले सेगमेंट को हम उठा के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर देंगे। इस वाले सेगमेंट को उठा के हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर देंगे। और डीएनए लाइगेज जोड़ देंगे। अब जो ये डीएनए बनेगा ये हमारा क्या होगा, ट्रांसजीन। क्या है ट्रांसजीन,
ट्रांसजीन के द्वारा हम जो एनिमल बना रहे हैं, जो प्लांट बना रहे हैं और जो माइक्रोब्स बना रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल। उन्हें हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स। अब भाई ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें ट्रांसजेनिक बनाने की आवश्यकता पड़ रही है? ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी क्या दुविधा आ गई, ऐसा क्या संकट आ गया कि हम फॉरेन जीन का यूज कर रहे हैं और ट्रांसजेनिक बना रहे हैं, ट्रांसजीन बना रहे हैं? तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो गया? तो हमारे से काम नहीं चल रहा, हम इनको बना रहे हैं। ये काम तो आजकल हमसे भी नहीं चल रहा, काम तो आजकल हमसे भी नहीं चल रहा। हम भी आजकल एआई का यूज करके रोबोट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? रोबोट बना रहे हैं। एआई का यूज करके क्या बना रहे हैं? रोबोट बना रहे हैं, जो कि आपके सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे आपको टीच करेगा, आपको पढ़ाएगा, आपकी केयर करेगा, आपके हॉस्पिटल में जो काम नर्स या डॉक्टर कर रहे हैं, नर्सेस जो काम कर रही है, ये वो काम करेंगे, जैसे आपके वहां पे टेक केयर करना, मेडिसिन टाइम पे देना, आपके ऑपरेशन थिएटर में जो काम डॉक्टर फंक्शन करते हैं, ये काम ये रोबोट करेंगे। ये रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है? ये ट्रायल्स क्यों हो रहे हैं? ये काम क्यों हो रहे हैं? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें की जरूरत पड़ी? तो आवश्यकता ये है कि हमें कुछ स्पेसिफिक फंक्शन चाहिए। अब फंक्शन डिपेंड करता है प्रोटीन पर, प्रोटीन डिपेंड करता है जीन पर। इसीलिए हमने इन चीजों का क्या किया? फॉर्मेशन किया। क्यों किया? हमारी सोसाइटी के लिए, ह्यूमंस वेलफेयर के लिए, एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट के लिए, इन चीजों के लिए हमने ये चीजें बनाई हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें एनवायरनमेंट से इजीली मिल जाती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें एनवायरनमेंट से नहीं मिल पाती। तो उन्हें बनाने के लिए हमने कुछ टेक्निक्स का यूज किया। जब हम इन टेक्निक का यूज कर रहे हैं, कुछ न कुछ यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? हम इनके साथ क्या कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, जब हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकल करते हैं ना, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? टाइम, मनी तो लगती है, उसके साथ साथ जिन चीजों का हम यूज कर रहे हैं, तो वो चीजें कभी कभी सोसाइटी के लिए हार्मफुल भी हो जाती है और कभी कभी चीजें सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल भी हो जाती हैं। तो जब हम इन चीजों का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनमें से कुछ का तो क्या हो रहा है? एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। कुछ के जो रूल्स रेगुलेशन है उनके खिलाफ भी हम काम कर रहे हैं, जिनको हम कहाँ डिस्कस करेंगे? एथिकल इशू में। अभी के लिए इतना ही इस पॉइंट पे इतना। यहाँ तक की कोई दिक्कत? अगर सपोज करो किसी पर्सन में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो क्या होगा? फूड का डाइजेशन नहीं हो पाएगा और साथ साथ यहाँ पे एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अगर वो बैक्टीरियल सेल भी यहाँ पे एब्सेंट हो जाती है, तो यहाँ पे एक एनीमिया कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसे हम बोलते हैं परनीसियस एनीमिया, जिसे हम क्या कहते हैं? परनीसियस एनीमिया। तो परनीसियस एनीमिया ना हो, इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन चाहिए। विटामिन B12 जो बन रहा है उसका हमें क्या चाहिए? एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे हमें बैक्टीरियल स्पीशीज की क्या होनी चाहिए? रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इस बैक्टीरियल स्पीशीज की हमें क्या होनी चाहिए? रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जो कि आपका ई कोलाई है, जो कि क्या है? आपका ई कोलाई। तो सपोज करो किसी कंडीशन की वजह से पर्सन में, किसी भी कारण से पर्सन में क्या हो गया? बैक्टीरिया की कॉलोनी या बैक्टीरिया नहीं रहा, तो वही क्या होगा? विटामिन B12 का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। B12 का डाइजेशन नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा? परनीसियस एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ओके, परनीसियस एनीमिया की कंडीशन क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी। यहाँ तक
क्लियर? चलो अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम बात करते हैं माइक्रोब्स की। ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स, जैसे कि हम बात करते हैं स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ये एज ए स्कैवेंजर है। क्या करता है स्कैवेंजर से, मतलब क्या करता है ये, जब आपने देखा होगा जो हमारे ओशंस हैं, जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, वहां पर हमें कई बार क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। अरब कंट्रीज से हम ऑयल्स को क्या करते हैं, मंगवाते हैं। तो कई बार क्या होता है, वो किसी कारणवश या किसी भी कारणवश क्या होते हैं, वो जो हमारे शिप हैं या जो वहाँ पे जो टैंक है जिनसे पेट्रोल मंगा रहे हैं, डीजल मंगा रहे हैं, वो टैंक या डीजल क्या होते हैं, समुद्र में, सी में बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं। तो वो उन एक्वेटिक एनिमल्स के लिए क्या है, अब भाई एक्वेटिक एनिमल्स के लिए क्या है, खतरा हो गया। कैसे कि भाई जो हमारा वाटर लेवल है, जो वाटर है, इस वाटर पर ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या हो गया, ऑयल का डिपोजिशन हो गया, जिसकी वजह से अब ये यहाँ पर क्या कर पाएंगे, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, इनको सनलाइट नहीं मिल पाएगी, तो इनका क्या एक पाथ ब्लॉक हो गया, क्योंकि ये क्या है, ऑयल क्या है, कंटेंट है किसका, फैट्स का। यहाँ पे क्या कर रहा है, अब ब्लॉक कर रहा है, तो इसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जो है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, जो यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स प्लांट्स, उनकी डाइवर्सिटी को क्या हो गया, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अब वो यहाँ पे प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो भाई इस लेयर को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस लेयर को हटाने के लिए हम यूज करते हैं स्यूडोमोनास प्यूटिडा, जो एक माइक्रोब्स है। ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है या ईट एंड डाइजेस्ट करता है पेट्रोल एंड क्रूड ऑयल, ताकि जो हमारी एक्वेटिक डाइवर्सिटी है, प्लांट्स और एनिमल, वो सर्वाइव कर सके। क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, स्यूडोमोनास प्यूटिडा। नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा, ये एक फंगस है, ठीक है, फंगस है जो कि काइटिनेज का प्रोडक्शन करता है और प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन। वो ट्राइकोडर्मा से आपको ऐसी जो याद रखनी, जब भी आपकी बॉडी पर कोई फंगल इन्फेक्शन होता है ह्यूमंस में, तो हमें ट्राइकोडर्मा नाम की कोई क्रीम दी जाती है, या लोशन दिया जाता है, जो क्या करता है, फंगल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ब्लॉक करता है। क्या करता है, फंगल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ब्लॉक करता है। ट्राइकोडर्मा, डर्म मतलब स्किन, ट्राइको फंगस की एक वैरायटी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट की हम बात करते हैं बैसिलस thuringiensis। ये क्या है,
ये सॉइल बैक्टीरिया है, जिसका यूज हमने कहाँ किया था, जिसका यूज हमने इंसेक्टिसाइडल प्लांट बनाने में किया था, जिसका यूज हमने कहाँ किया था, इंसेक्टिसाइडल प्लांट फॉर्मेशन में किया था। जैसे हम बात करते हैं बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, जो क्या कर रहे थे, जो फाइनली आपके बीटी टॉक्सिन का फॉर्मेशन कर रहे थे, और जो आपके इंसेक्ट की गट में जाके क्या हो रहे हैं, या स्टोमक में जाके क्या हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। क्योंकि इनको एक्टिवेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एक्टिवेशन के लिए एल्कलाइन पीएच की रिक्वायरमेंट है। इनको एक्टिवेशन के लिए एल्कलाइन पीएच की रिक्वायरमेंट है। तो वो इन्हें कहाँ मिल रही है, स्टोमक, किसके स्टोमक में, इंसेक्ट के स्टोमक में मिल रही है, जो कि हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला पोर्शन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई कोलाई। ये आपका एक गट और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये ई कोलाई आपका क्या है, एक बैक्टीरियल स्पीसीज है, ग्राम नेगेटिव है, जो कि आपके गट में प्रेजेंट होता है। और इसको हमने एज ए वेक्टर यूज किया था, आपने पढ़ा था, हमने बताया था, इसको हमने कहाँ यूज किया था, वेक्टर यूज किया था। कब किया था, इंसुलिन प्रोडक्शन में, इंसुलिन प्रोडक्शन में किया था, जो हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट, इसका हम यूज करते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन में भी, इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ह्यूमंस के ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन में भी हम ई कोलाई का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ई कोलाई है, इसको हमने वेक्टर के रूप में यूज किया था। तो ये आपका एक गट बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो अभी थोड़े पहले मैं बताया था विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए भी इसकी हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। दूसरा, इंसुलिन प्रोडक्शन में हमने इसको एज ए वेक्टर यूज किया था, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के फॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए भी हमने इसे यूज किया है। ये पॉइंट्स होंगे कंप्लीट, तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। अब भाई हम जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट को हमने प्लांट सेक्शन में डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। अब हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। तो ट्रांसजेनिक एनिमल से आप क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? फर्स्टली हम इन्हें कहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्स्टली इन्हें हम इन विट्रो कंडीशन में, इन विट्रो कंडीशन में क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, इनको बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। क्यों बना रहे हैं इन विट्रो कंडीशन में, क्यों बना रहे हैं? इनको स्टडी करने के लिए, इनको खुद को स्टडी करने के लिए, इनको खुद को स्टडी करने के लिए। और स्टडी के साथ साथ इनका अब हमें क्या करना है, ह्यूमंस के साथ कंपेयर करना है। अगर सपोज करो हमने इन विट्रो कंडीशन में रेट बनाया है, इन विट्रो कंडीशन लैब में हमने एक रेट बनाया है, तो इन विट्रो कंडीशन में हमने एक रेट बनाया है, तो जो हमारे एनवायरमेंट में जो नेचुरल रेट हमें प्रेजेंट है, उससे इसकी स्टडी करनी है और उससे इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। अगर हमने यहाँ पे क्या करा है, रैबिट का फॉर्मेशन किया है इन विट्रो कंडीशन में, तो जो बाहर हमारे नेचर में जो रैबिट है, उससे इसको कंपेयर करना है। इसकी वहाँ पे कंपेयर में हमें क्या करना है, इसकी स्टडी करना है, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को हमें देखना है। इसकी हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन को हमें देखना है।
इसलिए इन्हें बनाते हैं। दूसरा कि अब जो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया है, इसका यूज हम कर रहे हैं कि ड्रग डिस्कवरी में। जैसे हमें कोई ड्रग डिजाइन करना है, तो उसके लिए अब हमें क्या चाहिए? ड्रग बनाने के लिए केमिकल्स को हमें फॉर्मुलेट करना, केमिकल्स बनाने हैं, उनकी हमें पीएच देखनी है, उनका हमें सॉल्यूशन बनाना है। जब सारी चीज एक्यूरेट हो जाती है तो हम ड्रग बना लेते हैं। तो हमने ड्रग डिजाइन कर लिया, अब हमें एफडीए का क्या लेना होता है? अप्रूवल लेना होता है। एफडीए मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, का हमें क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए, राइट। अब जो ड्रग हमने बनाई है तो इसे ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट हम ह्यूमन पे यूज कर लेंगे, चेक कर लेंगे, नहीं। अब हमने जो ड्रग बनाई है तो हमें उसके लिए पता होना चाहिए कि वो ड्रग हमने किस डिजीज के लिए बनाई है, तो अब अब लेबोरेटरी में हमने जो ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रिपेयर करा था ना, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए थे, उन एनिमल्स में पहले तो हमें क्या करना है? डिजीज को कोज करना है। इनमें हमें ये चाहिए डिजीज हो जाए। अब डिजीज हो गई तो जो अब हमने ड्रग बनाई है, डिजीज होने के बाद अब उस ड्रग को डालनी है और इस ड्रग के इम्पैक्ट को चेक करना है। जब ड्रग, सपोज करो हमने जो लेबोरेटरी रेट को प्रिपेयर करा है, इस पे सक्सेस हो जाती है, तो रेट के बाद हम रेट या माउस या माइस के बाद रेबिट के बाद हम मंकी पे ट्राई करते हैं, मंकी के बाद फिर हम क्या करते हैं? ह्यूमंस पे ट्राई करते हैं। ह्यूमंस पर ट्राई करते हैं। अब जो ह्यूमंस हम बना रहे हैं, ये ह्यूमंस हमारे पास या तो ट्रांसजेनिक ह्यूमंस होगी या फिर एज ए सोर्स या एसेट के रूप में हम इन्हें बाहर से हायर करते हैं। एसेट के रूप में या सोर्स के रूप में बाहर से क्या करते हैं? हायर करते हैं, जो कि अपने ऊपर क्लिनिकल ट्रायल करवाने के लिए एक एग्रीमेंट पर सहमत होते हैं, एग्री होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनका क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड है हमारे पास केमिकल्स के सिंथेसिस के लिए कुछ भी केमिकल्स होते हैं जिनका हमें क्या करना होता है? सिंथेसिस करना होता है। जो हमें कहाँ यूज करना है? ड्रग डिजाइन में, एंजाइम फॉर्मेशन में, इसके अलावा उनका यूज करना होता है हार्मोन प्रोडक्शन में, इन जगह हमें क्या करना होता है? क्या यूज करना होता है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एज ए लेबर के या हम मैन पावर की जगह क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। भाई हमने जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जैसे व्यूअर्स, तो हम यूज कहाँ करते हैं? कि वो बोझा ढो सके, ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, काम कर सके। इसलिए फिर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल
प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, जिनमें हम बात करते हैं एंजाइम्स की, हार्मोन की, मिल्क की, प्रोटीन की, इनका हम क्या कर सकें, फॉर्मेशन कर सकें, इनका हम क्या कर सकें, फॉर्मेशन कर सकें, इनका हम क्या कर सकें, फॉर्मेशन कर सकें। इसलिए हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अब फर्स्टली हमने लेबोरेटरी में एक सुपर माउस का क्या फॉर्मेशन किया था, हमने लेबोरेटरी में सुपर माउस का क्या करा, फॉर्मेशन करा, जो कि जिसका हमने यूज किया था ब्रेस्ट कैंसर की स्टडी के लिए और इसके क्योर को फाइंड करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए। ये हमने सुपर जो माउस बनाया था, कहाँ बनाया था, ये क्या था, एक आपका ट्रांसजेनिक एनिमल था। ये क्या था, ट्रांसजेनिक एनिमल था, क्या था, ट्रांसजेनिक एनिमल। और ट्रांसजेनिक एनिमल को हमने कहाँ बनाया था, इन विट्रो कंडीशन। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं इसके अलावा हमने एक रोजी काव का क्या किया, फॉर्मेशन किया। रोजी काव को फॉर्मेशन किया हमने, क्या ये भी आपका क्या था, ट्रांसजेनिक एनिमल था। इसका फॉर्मेशन हमने इसलिए किया था क्योंकि ह्यूमंस जो फीमेल थी उन फीमेल्स में जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा, और मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, और इसी के साथ साथ वहां पर उनमें ह्यूमन अल्फा 1 लैक्टोएल्बुमिन अल्फा 1 लैक्टोएल्बुमिन एंजाइम का प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो इस एंजाइम के प्रोडक्शन वाले जीव को हमने रोजी काउ मिल्क में डाला, और रोजी काउ से हमने इसका मिल्क आइसोलेट, इसका मिल्क हमने लेने लगे, और इस मिल्क को हमने यूज किया क्योंकि ये मिल्क जो होता था इजीली क्या होता था, डाइजेस्ट हो जाता था। क्यों, क्योंकि इसमें जो फैट्स थे वो क्या थे, कम थे। फैट्स का जो कंपोजिशन था, फैट का कंपोजिशन था वो क्या था, लो था। जिस तरह फीमेल्स में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो हो नहीं रहा, मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो उनमें इस एंजाइम की क्या है, कमी है। इस एंजाइम के जीन को हमने एक ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया रोजी, उसमें इसको हमने इंसर्ट करा, और इस मिल्क को हमने एज ए बेबी फीडर या बेबी फीड के तौर पर यूज किया, क्योंकि ये बेबी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। दूसरा, जो बेबी जो दूध पी रहा है वो बेबी में इजी क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। अब इजी डाइजेस्ट कब होगा, जब मतलब फैट का कंपोजिशन क्या होगा, कम होगा। फैट्स का कंपोजिशन क्या होगा, कम होगा। फैट्स का कंपोजिशन कम होगा। इसीलिए
लेबोरेटरी में हम जो माउस या रैबिट प्रिपेयर करते हैं, इनका हमने यूज किया था फर्स्टली पोलियो वैक्सीन के ट्रायल पर। पोलियो वैक्सीन के ट्रायल पर हमने उनका यूज किया था। हमने एक ट्रांसजेनिक एनिमल शिप बनाई थी, जो कि क्या थी, डोली, जो कुछ समय बाद कैंसर के कारण मर गई। तो हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल कौन कौन से, उनके नाम याद रखने हैं आपको, और उन्हें हमने किस फंक्शन के लिए बनाया था, ओके रहिए। इसी तरह हमने एक ट्रांसजेनिक शिप का फॉर्मेशन करा, जिसका नाम था हमारे पास ट्रेसी। क्या नाम था? ट्रेसी में हमने जो फॉर्मेशन किया था, वो हमने फॉर्मेशन किया था अल्फा एंटीट्रिप्सिन, अल्फा एंटीट्रिप्सिन के फॉर्मेशन के लिए यूज किया था। क्योंकि ह्यूमंस में जब इसकी कमी हो जाती है अल्फा एंटीट्रिप्सिन की, तो एम्फीसीमा नाम की एक डिजीज हो जाती है, जो कि आपकी लंग्स रिलेटेड डिजीज या डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर होता है, जिसमें ऑक्सीजन या फिर एयर ट्रांसपोर्ट की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। कैपेसिटी क्या हो जाती? कम हो जाती। तो हमें इस एंजाइम की प्रोडक्शन के लिए एक हमने शिप का फॉर्मेशन किया, और उस शिप में हमने इसका क्या किया? प्रोडक्शन किया। इसको बाद में हमने ह्यूमंस के लिए यूज किया। इस तरह हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या करा? फॉर्मेशन करा। ये कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स है जिनका नाम हमारी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, इसीलिए इन पॉइंट्स को हमने यहाँ डिस्कस करा है। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।